आज हम देखेंगे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है ना, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ अल्टरनेटर टू रिमेन सिंक्रोनिज्म। ठीक है, सिंक्रोनिज्म के अंदर रहेगा इवन आफ्टर डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंस जब डिस्टर्बेंसेस होगी, जैसे आपका छोटे मोटे फॉल्ट हो गए, लोड इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, अल्टरनेटर के ऊपर, मतलब लोड इंक्रीज होने के बाद भी वो स्टेबल रहता है अपने सिंक्रोनिज्म, मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन रखता है। ठीक है ना, अपने फ्रिक्वेंसी मेंटेन रखता है, उसको बोलेंगे कि वो पावर सिस्टम, वो अल्टरनेटर अपनी स्टेबिलिटी में अंदर चल रहा है। ठीक है ना, तो इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो कॉल्ड एबिलिटी ऑफ अल्टरनेटर टू रिमेन इन सिंक्रोनिज्म इवन आफ्टर डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है तीन टाइप की होती है। एक होता है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, एक होता डायनेमिक स्टेबिलिटी, एक होता ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। पहले हम स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या है? स्लो डिस्टर्बेंसेस हो गया, जैसे स्लोली लोड इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या है, जनरेटर अपने आप को अपने स्टेबिलिटी के अंदर मेंटेन रखेगा। ठीक है ना, वो आ गया हमारा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी के अंदर आएगा। ठीक है ना, जिसके अंदर स्लो चेंजेस इन लोड आएगा, छोटे छोटे फॉल्ट आ गए। ठीक है, ज्यादा बड़े फॉल्ट नहीं, छोटे छोटे फॉल्ट आ गए, स्लो और स्मॉल फॉल्ट्स के बीच में क्या चीज देखते हैं? स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी देखते हैं। उसके साथ में डायनेमिक स्टेबिलिटी देखते हैं। डायनेमिक स्टेबिलिटी भी स्लो और स्मॉल चेंजेस है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसके अंदर फास्ट एक्टिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर, जो फ्लक्स को बहुत ही जल्दी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम जो ये वाली वेरिएशन को हम देखेंगे डायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है ना, तो एक होता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट मतलब फास्ट आएगा, उसमें क्या लोड चेंज होगा, फास्ट चेंज होगा। ठीक है ना, फास्ट चेंज होगा और एक हैवी डिस्टर्बेंस होगी। हैवी डिस्टर्बेंस मतलब जैसे आप जनरेटर के आगे कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, ठीक है ना, तो वैसे फॉल्ट जो है उसको क्या, उसके लिए क्या देखेंगे? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है ना जी, तो जो स्मॉल फॉल्ट होगा और स्लो फॉल्ट होगा, उसको हम किस में देखेंगे? स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में देखेंगे और डायनेमिक स्टेबिलिटी में देखेंगे, अगर फास्ट एक्टिंग वोल्टेज रेगुलेटर यूज हो रहे हैं तो। लेकिन जो अगर जो हमारा फॉल्ट बहुत ही फास्ट है और हैवी है, तो उसको किस में देखेंगे? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में देखेंगे। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल ले लो आप, एक तरह से एक डायग्राम देख लो आप कि जैसे एक हमारा एक जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जनरेटर की जनरेटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ई डेल्टा पावर एंगल। ठीक है ना, ई एंगल पावर मतलब ई एंगल डेल्टा। ठीक है ना, ये हमारा आगे जनरेटर का जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जो जनरेटर के आगे जो है उसकी अपनी रिएक्टेंस होगी, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस वो मशीन है जिसको हम रेफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्सडी के साथ। तो उसके बाद वी एंगल जीरो है, वो है इन्फिनिट वर्स का टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ना, अगर वो चीज देखते हैं तो ये हम एक सिंपल सी ले रहे हैं। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स पावर होगी वो किसके बराबर होगी? पी प्लस आई क्यू। ठीक है ना, जिसमें पी क्या है? रियल पावर है, क्यू क्या है? हमारी रिएक्टिव पावर है। तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स फार्मूले में देखेंगे तो पी पावर क्या होगी? ई वी साइन डेल्टा डिवाइड बाय एक्स टी प्लस आई ई वी कॉस डेल्टा डिवाइड बाय एक्स टी माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स टी। ये हमने सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस मशीन वाले में भी देखा था हमने, कॉम्प्लेक्स पावर किसके बराबर होती है। ठीक है ना, तो अगर हम रियल पावर की बात करें तो रियल पावर किसके बराबर होती है? पीई। ठीक है ना, इधर बताया पी के बराबर होती है। पी किसके बराबर होती है? ई मॉडुलस बी मॉडुलस इनटू साइन डेल्टा। डेल्टा क्या है? पावर एंगल बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड। इट इज आल्सो नोन एज टॉर्क एंगल। ठीक है ना, इसको टॉर्क एंगल भी बोलते हैं, इसको पावर एंगल भी बोलते हैं और लोड एंगल भी बोलते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, डायरेक्ट एक्टिव सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर। ठीक है ना, एक्सटी आ गया डायरेक्ट एक्टिव सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर। ठीक है, ये आ गया रियल पावर, तो इसको हम पी के साथ भी डिफाइन करते हैं कई बार। तो फिर आ गया क्यू। क्यू क्या है? हमारा रिएक्टिव पावर है। ठीक है ना, कौन सी पावर है? रिएक्टिव पावर है। ठीक है ना, रिएक्टिव पावर किसका है? ई मॉडुलस बी मॉडुलस इनटू cos डेल्टा डिवाइड बाय डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस माइनस वी स्क्वायर मतलब टर्मिनल वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, रियल पावर की बात करते हैं, ई साइन डेल्टा और एक्सटी जो है, अगर साइन डेल्टा को हटा दें, मैक्सिमम पावर कब होगी हमारी जनरेटर की? जब हमारा साइन डेल्टा क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए हमने अगर इसको अलग कर देते हैं, तो अगर मैक्स 1 होगा तो पी मैक्स आ जाएगा, पी मैक्स इनटू साइन डेल्टा। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम कब होगा? पी मैक्स हमारी कब होगी? जब साइन डेल्टा 1 होगा। तो ये साइन डेल्टा क्या 1 जब होगा तो हमारा ईवी और एक्सडी आ जाएगा, तो ईवी एक्सडी आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये कब होगा? जब हमारा डेल्टा क्या होगा? डेल्टा होगा हमारा एट 90 डिग्री, साइन 90 का तो 1 होगा। ठीक है ना, तो पी मैक्स हमारी कब आएगी? एट डेल्टा
90 डिग्री। ये कई बार क्वेश्चन आता है मैक्सिमम पावर को कितने एंगल तक हम दे सकते हैं, तो 90 डिग्री पे चाहिए हमारा हमारा ये जो है रियल पावर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मिटाते हैं हम, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। तो स्टेबिलिटी लिमिट का, हाँ अभी कई बार पूछते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, फिर स्टेडी स्टेट लिमिट। लिमिट का मतलब है मैक्सिमम 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 पावर जो आप डिलीवर कर सकते हैं टूवर्ड्स द लोड, या फिर जहां पर फॉल्ट हुआ है वहां पर विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म, ठीक है ना, उसको बोलेंगे लिमिट। तो अगर स्टेडी स्टेट लिमिट है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड। लोड मतलब डिस्टर्बेंस जहां पर फॉल्ट हुआ है उसको भी हम लोड ले सकते हैं विदाउट लूजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है ना। स्टेबिलिटी भी कम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोड। उसके बाद उससे ज्यादा अगर वो उसके अंदर पावर ट्रांसफर होती है तो आपकी क्या मशीन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगी, ठीक है ना। वो सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाएगी तो आपकी हार्टिंग पोजीशन पे आ सकती है तुम्हारी मशीन जो है। तो इसलिए हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी वगैरह देखते हैं। तो लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म या फिर विदाउट लूजिंग स्टेबिलिटी। तो वो हम कैलकुलेट करने के लिए हम ये सारे फार्मूले वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पता चल गया आपको स्टेबिलिटी लिमिट क्या है। अगर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट पूछते हैं तो उसमें आपने मैक्सिमम पावर ढूंढनी है जो उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो कॉम्प्लेक्स पावर आपको पता चल गई, ईवी साइन डेल्टा बाय एक्स टी प्लस आई ईवी कॉस डेल्टा बाय एक्स टी माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स टी, ठीक है ना। तो ये आपसे इसको थोड़ा सा उठाते हैं। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लोड कर पावर किसमें ज्यादा ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट के अंदर सबसे ज्यादा पावर जो है आपकी जा सकती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना। ये है पावर ऑफ जनरेटर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसकी, अब स्विंग इक्वेशन की बात करते हैं, इसको भी हम भूल जाते हैं, स्विंग इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। स्विंग इक्वेशन होती है एम बी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी, जहाँ तक इसको पी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एम क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम है जो किसके बराबर होगा, आई डब्ल्यू के। एम एम भी क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम जो आई डब्ल्यू के बराबर है, इट इज आल्सो किसके बराबर हो सकता है, ये हमारा 180 एफ एफ के बराबर भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में दे रखा है, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज यूज किया है। और ये इसके बराबर भी हो सकता है पाई एफ के बराबर अगर रेडियन यूज किया हमने, ठीक है ना। एम इसके बराबर हो सकता है। तो फिर आगे पी एम क्या है, पी एम आ गया हमारा मैकेनिकल पावर, पी आ गया इलेक्ट्रिकल पावर, और पी एम मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, पी एक्सेलरेटिंग, जो उसको स्पीड बढ़ाएगा जनरेटर की, ठीक है, पी एक्सेलरेटर उसके बराबर होगा। इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्विंग इक्वेशन, ठीक है ना। स्विंग इक्वेशन यूज करते हैं फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या है इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर इसमें चेंजेस करते हैं, हमने पहले क्या देखा, हमने अगर इसको हम थोड़ा सा और चेंज करें तो ये हमारा बन जाता पी एम माइनस पी एम साइन डेल्टा, ठीक है। ये हमने जी का बता दिया आपको क्या है, जब रेडियन यूज किया तो पाई यूज करना है, जब इलेक्ट्रिकल डिग्री यूज करना है तो 180 डिग्री यूज करना है, ठीक है ना। तो स्विंग इक्वेशन का न्यू फार्मूला क्या बना, पी एम माइनस पी एम साइन डेल्टा, ठीक है ना। इसी को हमने चेंज किया तो इसमें तो ये आ गया हमारा पास, ये न्यू स्विंग इक्वेशन आ गई, ये भी स्विंग इक्वेशन ही आ गई, ठीक है ना, न्यू स्विंग इक्वेशन, ये भी वही फार्मूला आ गया। तो एम एम इज आल्सो इक्वल टू आई डब्ल्यू के बराबर भी होता है। अब ये आई इज इनर्शिया, ठीक है ना, डब्ल्यू एंगुलर मोमेंट, एंगुलर स्पीड। चलो ये तो हो गया काम, ठीक है जी। आज हमारा थोड़ा सा अभी ज़्यादा जाएंगे ताकि काइनेटिक स्पीड किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 1/2 mw स्क्वायर, ठीक है, 1/2 I/W स्क्वायर के बराबर भी होती है, ठीक है ना। हम बता दें किसके बराबर, W डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। तो स्विंग इक्वेशन यूज कर किसके लिए करते हैं, स्विंग इक्वेशन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, और आल्सो चेकिंग रोटर डायनेमिक्स चेक करने के लिए स्विंग इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा स्टेडी
स्टडी स्टेट लिमिट के लिए हम क्या होगा, स्टडी स्टेट लिमिट मैक्सिमम क्या पावर क्या होगी स्टडी स्टेट लिमिट में, PSSL ये होगी EV डिवाइड बाय x। ये किसके किसके बीच में होगी स्टडी रेट, फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री के लिए होगा हमारा स्टडी स्टेट लिमिट। 30 डिग्री से 45 डिग्री के लिए हमारा जो पावर एंगल होगा उसके बीच में हमारी क्या होगी स्टडी स्टेट लिमिट होगा। मैक्सिमम मतलब पावर कब से कितने, 30 से 45 डिग्री एंगल तक हमारी स्टडी स्टेट लिमिट पावर हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म, ठीक है ना। फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री वो किसके बराबर होगा, वो होगा EV डिवाइड बाय x, ठीक है। ये आ गया फॉर बेटर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। 30 से लेकर 45 डिग्री के लिए हम स्टडी स्टेट लिमिट, ठीक है, स्टडी स्टेट लिमिट इसके बाद आ गया। अब आ गया हमारा अब एक और बताता हूं मैं आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ठीक है ना। अब ये देखो हमें ये जो स्विंग इक्वेशन है ये रोटर डायनेमिक्स चेक करने के लिए हम देखते हैं इसको, और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये पर यूनिट में होता है PM माइनस P, ठीक है। H क्या है हमारा, H आ गया हमारा इनर्शिया कांस्टेंट, ठीक है। G क्या है हमारा बेस एमबीए मशीन, जो बेस एमबीए मशीन होगी सब तो उसका जो होगा मशीन रेटिंग जिसकी एमबीए, जी किस में होगा हमारा, जी एमबीए में होना चाहिए, तो मशीन की रेटिंग होती है जी आ गया हमारा क्या मशीन रेटिंग इन एमबीए, ठीक है। H क्या है इनर्शिया कांस्टेंट, जो उसका इनर्शिया कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे H, ठीक है। तो मैंने पहले बताया हम किसके बराबर है, GH/πf के बराबर है, ठीक है। ये था, ये कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए काम आती है। तो स्विंग इक्वेशन अगर हम मिटाते हैं, अब क्या है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एक तो हमने ये स्टेबिलिटी के लिए क्या है, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, d डेल्टा अपॉन dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इफ d डेल्टा अपॉन dt बड़ा है 0 से तो ये क्या रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा, क्या रहेगा सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। और स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ d डेल्टा टू ये d डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो एरिया अंडर है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के अंदर जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसको हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया बोलते हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, पावर है, तो अगर हमारा डी डेल्टा से इनके बीच में है तो ये वाला एरिया जिसको हम A1 मानते हैं और ये वाला एरिया A1 शुड बी इक्वल टू A2 होना चाहिए। अगर A1 इक्वल टू A2 है तो ये क्या है हमारा स्टेबल है सिस्टम, क्या है सिस्टम स्टेबल है। इसको बोलते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया, क्या बोलेंगे इसको, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। पर स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, ये दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए, जितनी स्पीड बढ़ी है, जितनी स्पीड कम हुई थी उतनी स्पीड बढ़नी भी चाहिए, ताकि दोनों का जो एरिया अंडर है वो 0 हो जाए, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 हो जाए, तो वो हमारा इक्वल एरिया क्राइटेरिया था। अब क्या है, अब इसके इक्वल एरिया क्राइटेरिया के फायदे क्या है, फायदे क्या है, हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उसके अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम कैलकुलेशन वगैरह देखें, स्टेबिलिटी लिमिट वगैरह देखने के लिए। उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर खुद की कैलकुलेशन वगैरह बनाता है और एक ग्राफ ड्रा कर देता है, ठीक है ना। उस ग्राफ हम सिर्फ ग्राफ देख के बता सकते हैं कि बहुत फास्ट तरीके से हम बता सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा स्टेबल है, सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन से बाहर नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक ग्राफिकल मेथड है, क्या है ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया, क्या है ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, नो कैलकुलेशन इज नीडेड, नो कैलकुलेशन इज नीडेड,
ठीक है ना, ये कंप्यूटर खुद ही बनाएगा और खुद ही ड्रा करके बता देगा, आपको देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बताता क्या है, इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया बताता है आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। क्या बताता है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बताता है। एप्लीकेबल कितनी मशीनों को है, ये सिर्फ ओनली इट इज एप्लीकेबल टू ओनली वन सिंगल मशीन। ठीक है, सिंगल मशीन, सिंगल सिंगल करके हम चेक करेंगे मशीन की हर एक की स्टेबिलिटी। और मल्टीपल मशीन है तो उसमें इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया यूज नहीं होता है। ठीक है, ओनली सिंगल मशीन, एप्लीकेबल टू ओनली सिंगल मशीन, मतलब सिंगल अल्टरनेटर में यूज हो सकता है आपका ये इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कौन सी बताएगा? ये हमारा बताएगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। कौन सी बताएगा स्टेबिलिटी? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बताएगा। इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया कौन सी स्टेबिलिटी बताएगा? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बताएगा। तो अब आपको पता चल गया हम स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, स्टेबिलिटी के टाइप्स क्या है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है, फिर डायनामिक स्टेबिलिटी क्या है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या है, वो सारे बताया। फिर हमने स्विंग इक्वेशन देखा, फिर हमने इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया देखा हमने स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। फिर हमने स्टेबिलिटी के वो 2-3 इक्वेशन देखी, डी डेल्टा बाई डी टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर जीरो नहीं है, 0 से 1 है तो अनस्टेबल है वो। एरिया क्या है उसके अंदर, जहाँ तो जीरो हो, टोटल जीरो होना चाहिए एरिया। ठीक है ना, ये वाला बताते हैं डेल्टा जीरो टू डेल्टा पी ए डी डेल्टा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एरिया जो है खुद दोनों का प्लस में प्लस करके जीरो आना चाहिए, तो तभी हमारा क्या है सिस्टम स्टेबल। ठीक है, उसके बाद हमने दिखाया आपको ठीक है, उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है हाउ टू इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे? तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या है, क्या क्या कर सकते हैं वो बताते हैं जरा। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हाउ टू इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। पहला है यूज हाई वोल्टेज। ठीक है ना, यूज हाई वोल्टेज। ठीक है ना, मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज जो आपने सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या करना है, उसको हाई वोल्टेज यूज करना है आपने। जैसे 400 वोल्ट सिस्टम है, 400 किलो वोल्ट सिस्टम जो है हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेबिलिटी है। क्या है इसकी हाईएस्ट स्टेबिलिटी है 400 वोल्ट 400 किलो वोल्ट सिस्टम में क्या है हाईएस्ट स्टेबिलिटी है। दूसरा क्या है यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर यूज करना है, सिंगल कंडक्टर नहीं यूज करना है। ठीक है, ACSR जो कंडक्टर है, पैंथर, ये सारे क्या है बंडल कंडक्टर है, मूस बंडल कंडक्टर। ठीक है ना, इनकी स्टेबिलिटी। ये यूजिंग सीरीज कैपेसिटेंस। सीरीज कैपेसिटेंस अगर यूज करेंगे हम तो उससे भी क्या है हमारे कैपेसिटेंस या कैपेसिटर बोल दीजिए, उसमें भी हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। या फिर पैरेलल लाइंस, यूजिंग पैरेलल लाइंस, डबल सर्किट लाइन हो गया आपका। ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस हो गया, उसमें भी हमारी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। डबल सर्किट लाइन हो गया, जहाँ एक लाइन के साथ में एक और लाइन पैरेलल में ट्रैवल करवा देंगे हम, तो उससे स्टेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है। तो यही था हमारा आज का कि सिस्टम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है एंड हाउ टू इंप्रूव टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड हाउ टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, तो ये था आज। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, इसलिए इनको थोड़ा सा कवर करना जरूरी था। बाकी अगले देखते हैं टॉपिक कौन सा पढ़ना है।